हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये है लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। मैंने ऑलरेडी 10 लेक्चर बना रखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो सारे लेक्चर्स और आगे आने वाले हिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स भी आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे कि जीएस में हिस्ट्री का कोई भी सिलेबस है। उसके बाद यहाँ से मौर्यन एम्पायर से पैट यूपी ट्रिपल एससी का भी हिस्ट्री का सिलेबस शुरू हो जाता है और मैं पैट यूपी ट्रिपल एससी के पूरे सिलेबस के लिए वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए। अगेन आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वो जो पीडीएफ होगी वो होगी हिंदी में, इंग्लिश में और बाइलिंगुअल में, यानी कि तीनों तरीके से आपको ये मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो अभी तक हमने देख लिया था कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि नॉर्थ इंडिया में 16 महाजनपदास थे, जिनमें से मगध जो जनपद था वो सारे महाजनपदास पर, सारे किंगडम्स पर भारी पड़ता है और उनको अपने अधीन कर लेता है। कुछ कारण थे, वो कारण हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने लास्ट जो डायनेस्टी पढ़ी थी मगध में, वो पढ़ी थी नंदा डायनेस्टी। और फिर उसी टाइम पे यानी कि 4th सेंचुरी बीसी तक हम आ गए थे। और 4th सेंचुरी बीसी में हमने देखा था कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में किस तरीके से एम्पायर स्टैब्लिश करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं पिछले 10 लेक्चर्स में। अब हम इसमें देखने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्यन डायनेस्टी है क्या? हम मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्पायर स्टैब्लिश किया। तो उससे पहले क्या मौर्यन डायनेस्टी थी, यानी कि क्या वो राजा थे, रूल कर रहे थे, कहाँ थे, कैसे आया, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं एक बार। तो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिग्ग निकाय, महावंश और दिव्यदान से ये पता चलता है कि मौर्यन जो थे वो क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, यानी कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय वंशज थे। और उनका नाम जो है वो इन टेक्स्ट में मेंशन है मूर्यास, जो कि रूल करते थे फिफाली वन से। फिफाली वन में ये रूल कर रहे थे। हालांकि ये बहुत बड़े एम्पायर नहीं था, ये एक छोटे से रीजन से रूल कर रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में इसे एक एम्पायर की शेप दे दी थी। तो इन टेक्स्ट से हमें इतना पता चल जाता है कि पहले से ये एक डायनेस्टी थी जो फिफाली वन एक छोटे से रीजन से रूल कर रही थी। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हम 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हैं इस डायनेस्टी के, उनके बारे में प्राइमरीली पढ़ते हैं। वो 3 रूलर्स कौन से हैं? वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोका द ग्रेट। ये तीनों रूलर्स की रेन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना एम्पायर स्टैब्लिश करता है 4th सेंचुरी बीसी में, यानी कि 322 से लेके 298 बीसी तक उसका रूल रहता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि एम्पायर स्टैब्लिश करने से पहले, यानी कि मगध में नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने से पहले, चंद्रगुप्त ने अपनी शुरुआत पंजाब के रीजन से की होगी। ऐसा उनका क्यों मानना है, इसका कारण हम आगे वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि ऐसा स्कॉलर्स क्यों बोलते हैं। उस कारण को समझने से पहले या फिर उस कारण को समझने के लिए हमें इस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन देखनी होगी कि 4th सेंचुरी बीसी में इस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की और इंडिया के अराउंड क्या चल रही थी। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर आता है और ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लेता है। ब्यास नदी तक बॉर्डर होता है इंडिया का और उसके बाद शुरू हो जाता है अलेक्जेंडर का एम्पायर। तो कुछ ग्रीक सोर्सेज ऐसे हैं। सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी हिस्टोरिकल कहानी को एक एक्चुअल फैक्ट बनाने के लिए, यानी कि प्रूफ करने के लिए, हमें बताना पड़ता है कि हम जो ये कहानी सुना रहे हैं उसका एक्चुअल सोर्स, यानी कि उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो सोर्सेज के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीक सोर्सेज में ये बताया जाता है कि अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य की मीटिंग हुई थी। अब अलेक्जेंडर का एम्पायर है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक, तो अलेक्जेंडर को मिलने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से इसका एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का एम्पायर बाउंड्री शेयर कर रहा हो। तो पंजाब के रीजन में प्रॉब्ली इसने अपना पहले राज्य स्टैब्लिश किया होगा और उसके बाद ईस्टवर्ड एक्सपेंड करके नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया होगा मगध से, ऐसा मानना है कुछ स्कॉलर्स का। तो ये आप मैप देख सकते हैं, ये डिपिक्शन है 4th सेंचुरी बीसी में नंदा एम्पायर का। 4th सेंचुरी बीसी में नंदा एम्पायर कुछ इस तरीके से दिखता था और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का मॉडर्न डे पटना है।
तो यहाँ पर पंजाब के रीजन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर, अपना राज्य स्टैब्लिश किया होगा। एम्पायर तो नहीं, एम्पायर तो बाद में जब वो लार्ज शेप ले लेता है तब एम्पायर कह सकते हैं। स्टार्टिंग में उसने अपना किंगडम यहाँ पे स्टैब्लिश किया होगा और फिर ईस्टवर्ड एक्सपेंड किया था मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र की तरफ। और इस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इस लड़ाई के बारे में हमें जो सोर्सेज हैं जिनसे पता चलता है वो है लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि हमारे पुराण, मिलिंद पन्हा, मुद्रा राक्षस, महावंशत्तिका और परिशिष्टा परवाण। ये सारे वो टेक्स्ट हैं जिससे हमें नंदास और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में पता चलता है। तो ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने रूल किया था 322 BC से 298 BC में। याद रहे 322 BC जो डेट है वो है नंदा डायनेस्टी के ओवरथ्रो की डेट, यानी कि नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंदा को ओवरथ्रो किया था 322 BC में। और ऐसा करने में चंद्रगुप्त मौर्य सफल रहे थे चाणक्य की मदद से। एक बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राह्मण थे चाणक्य, जिनका नाम हम सभी ने सुना है। उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया था। हालांकि चाणक्य की अपनी खुद एक पर्सनल रंजिश थी जिसकी वजह से उन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था। इस कहानी को बताते हुए मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है और इंस्टाग्राम पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानीज मैं रील्स के फॉर्म में अपलोड करता रहता हूं। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, शुभम वशिष्ठ हिस्ट्री पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी लोक कथाओं में आज भी प्रचलित है कि किस तरीके से तक्षशिला के एक ब्राह्मण जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये तीनों ही इनके नाम थे, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया था और मगध पर अपना शासन स्टैब्लिश कर लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये है मौर्यन एम्पायर, ये है नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंड यानी कि कांधार तक, यानी कि कांधार जो है वो आज के अफगानिस्तान में है, वहां तक था एम्पायर किसका, मौर्यन डायनेस्टी का। और यहाँ पर है सेलिसिड एम्पायर। अब अलेक्जेंडर के एम्पायर की जगह सेलिसिड एम्पायर कहाँ से आ गया और कौन है ये सेलिसिड एम्पायर, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि सेलिसिड एम्पायर कैसे जगह ले लेता है अलेक्जेंडर के एम्पायर की। तो ये है सेलिकस निकेटर। और कुछ ग्रीक सोर्सेज यानी कि कुछ ग्रीक टेक्स्ट में ऐसा मेंशन है कि सेलिकस निकेटर यानी कि जो सेलिसिड एम्पायर था उसकी नींव रखी थी सेलिकस निकेटर ने, और सेलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ ग्रीक सोर्सेज बताते हैं हमें। पहले हमें समझना होगा कि अलेक्जेंडर के एम्पायर की जगह सेलिसिड एम्पायर कैसे आ जाता है, तो एक बार उसको देख लेते हैं और फिर वापस आते हैं सेलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की इस लड़ाई के बारे में जानने के लिए। तो ये है 4th सेंचुरी BC में ये पूरा एम्पायर था अलेक्जेंडर का। इतना एम्पायर अलेक्जेंडर ने बनाया था, लेकिन इंडिया में यहाँ तक, ये है इंडिया में उसका बॉर्डर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक, हमारे ब्यास नदी तक, वहां तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के बाद कुछ ही सालों में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है और उसके जनरल्स थे, उसके जो सेनापति थे, वो इस एम्पायर को आपस में बांट लेते हैं, यानी कि टूट जाता है ये एम्पायर और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रूल होता है सेलिसिड एम्पायर का, यानी कि सेलिकस निकेटर उसका एक सेनापति था जिसने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में इस एम्पायर को अपना बना लिया था। तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था उस समय इंडिया में मगध में रूल कर रहे थे नंदास। अलेक्जेंडर मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य से पंजाब रीजन में जिसका छोटा सा किंगडम था। उसके बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य बढ़ता है मगध की तरफ, जहां पर कि उसने मगध के रूलर धनानंद को हराकर उसने अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था। और यहाँ सेलिकस निकेटर अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसके एम्पायर का ईस्टवर्ड हिस्सा, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, उसे अपना एम्पायर बना लेता है सेलिकस निकेटर। अब बॉर्डर शेयर करने वाले हैं सेलिकस निकेटर और यहाँ पर मौर्यन एम्पायर, इंडिया का मौर्यन एम्पायर, और इसीलिए इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। लंबी चली इस कॉन्फ्लिक्ट का ये नतीजा निकलता है कि दोनों को संधि करनी पड़ती है, दोनों को एक ट्रीटी करनी पड़ती है। लेकिन माना ऐसा जाता है क्योंकि सेलिकस निकेटर ने एक बहुत बड़ी टेरिटरी सरेंडर की थी चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रोबेबली इस वॉर में जीत रहे थे। और कौन सी ऐसी टेरिटरी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य को सरेंडर की गई थी सेलिकस निकेटर के द्वारा, तो वो टेरिटरी थी अरेकोसिया की। यह है अरेकोसिया जो कि आज का कांधार का रीजन है। कांधार मतलब आज के अफगानिस्तान का रीजन। और उसके बाद गेद्रोसिया जो है वो है साउथ बलूचिस्तान जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद पेरोपोमिसिदाई,
पैरापोमिसिदाई मतलब अफगानिस्तान और इंडिया के बीच का जो एरिया था उसे ग्रीक टेक्स्ट में पैरापोमिसिदाई बोला गया है। तो ये सारा हिस्सा सरेंडर किया था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि हिस्ट्री में हमने बार बार ऐसा होता देखा है कि दो किंगडम्स के बीच में लड़ाई के बाद जब पीस टॉक्स होते हैं और संधि यानी कि ट्रीटी की जाती है, तो अक्सर एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटी वही मानी जाती है जिसमें कि मैट्रिमोनियल अलायंस की गई हो, यानी कि जिसमें शादी के वैवाहिक संबंध बनाए गए हों। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना की शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य से। ये एक AI जनरेटेड इमेज है ऑफ हेलेना एंड चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य 500 वॉर एलिफेंट्स गिफ्ट करता है सेल्यूकस निकेटर को। अब ये एलिफेंट्स गिफ्ट करने का क्या रीजन है? तो प्रोबेबली हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी में ये एलिफेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और क्योंकि ये एलिफेंट्स जो थे वो बंगाल और बिहार के रीजन में पाए जाते थे, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से रिक्वेस्ट किया होगा कि उसे वो एलिफेंट्स गिफ्ट करे। और वहीं हम अपनी इंडिया की हिस्ट्री में आगे देखते हैं कि इंडिया के जो सारे किंगडम्स थे वो बाहर से हॉर्स इंपोर्ट करते थे अरेबिया से, क्योंकि अरेबियन ब्रीड के हॉर्स सुपीरियर ब्रीड माना जाता था। वो लोकल ब्रीड से ज्यादा स्ट्रांग होते थे और आज भी वो लोकल ब्रीड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अरेबिया ब्रीड के हॉर्सेस। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में पीस ट्रीटी के बाद हिंदू कुश पहाड़ जो कि आज के मॉडर्न डे अफगानिस्तान में है, उन्हें एज अ बाउंड्री कंसीडर कर लिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर और सेल्यूकस निकेटर के एम्पायर के बीच में। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपना ग्रीक एम्बेसडर मेगिस्थनीज नाम का एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है, जो कि एम्बेसडर एक बुक लिखता है जिसका नाम था इंडिका। हालांकि ये बुक खो चुकी है और इसके बारे में भी मैंने एक रील बनाया था कि ये बुक खो चुकी है और किस तरीके से बाद के जो ग्रीक राइटर्स थे जैसे कि स्ट्राबो और डियोडोरस सेकुलस, जिन्होंने कोटेशंस यानी कि कोट किया है इंडिका को इंडिया की कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस और इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, तो हमें कुछ कोटेशंस अभी भी अवेलेबल हैं इंडिका के। हालांकि ये पूरी बुक खो चुकी है। इसके बारे में भी मैंने एक छोटा सा रील बनाया था। ऐसी इंटरेस्टिंग रील्स आप देख सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल पर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक डेफिनेट इंस्क्रिप्शन जहां पर कि चंद्रगुप्त का डायरेक्टली नाम लिखा हो, वो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है 2nd सेंचुरी CE का, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। रुद्रदमन के द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। इसमें रुद्रदमन ने मेंशन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक जो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बनवाया था, उसे मैं रिपेयर करवा रहा हूं। मैं यानी कि रुद्रदमन उस लेक को रिपेयर करवा रहा था और उसने मेंशन किया था कि इस सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ दिखता था चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर। उसने जो टेरिटरीज कॉन्कर की थी वो कुछ इस तरीके से दिखती थी। हालांकि मौर्यन एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचता है अशोका के रेन में, लेकिन ज्यादातर टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही कॉन्कर कर ली गई थी। और ऐसा अक्सर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में होता हुआ देखा है कि पहला जो रूलर होता है वो उसका सारा समय कॉन्कर करने में, टेरिटरी कॉन्कर करने में ही चला जाता है और उसके बाद उसका 2nd या 3rd रूलर जो होता है वो उसे पीक तक ले जाता है और वो कल्चरल एक्टिविटीज, मॉन्यूमेंट बिल्डिंग, इन पर भी ध्यान दे पाता है। कुछ बाद के ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक रिश्ता बताते हैं जैनिज्म से और कर्नाटक से। कर्नाटक में एक हिल है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। ये एक पवित्र जैनिज्म साइट है जहां पर बहुत सारी जगह हैं जिनका सफिक्स, जिनके नाम के पीछे चंद्र लगाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक गहरा रिश्ता था श्रवणबेलगोला से और जैनिज्म से, कर्नाटक से। जैन ट्रेडिशन में ये भी मेंशन है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के काफी नजदीकी थे। भद्रबाहु जो कि एक जैन संत थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 12 साल लंबी एक फमाइन यानी कि अकाल आने वाला है मगध में। और इसी भविष्यवाणी के बाद भद्रबाहु कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं और उनके साथ आते हैं मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य। अपने थ्रोन को एब्डिकेट कर देते हैं यानी कि अपने बेटे बिंदुसार के लिए छोड़कर कर्नाटक की तरफ आ जाते हैं भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य। और कर्नाटक में आने के बाद वो सल्लेखा परफॉर्म करते हैं। सल्लेखा क्या होता है? ये एक जैन ट्रेडिशन में व्रत होता है जो व्रत रखा जाता है मृत्यु तक, यानी कि कुछ भी खाते नहीं और अपनी मृत्यु को खुद ही स्वीकार करते हैं। ये रिचुअल होता है डेथ बाय स्टार्वेशन, यानी कि भूख से बिना खाए अपनी मृत्यु को स्वीकार करना। तो ये सल्लेखा परफॉर्म किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऐसा हमें जैन टेक्स्ट से पता चलता है। और ये हमें पूरी कहानी कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य मगध से भद्रबाहु के साथ कर्नाटक की तरफ आते हैं और सल्लेखा परफॉर्म करते हैं, ये हमें बृहद कोश में देखने को मिलती है जो कि 10th सेंचुरी में हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और 19th सेंचुरी में राजावल्ली कथे में भी इसका मेंशन है, इस पूरी कहानी का मेंशन है।
चंद्रगुप्त मौर्य का ट्रांस विंध्या रेंज में, यानी कि विंध्याचल यहाँ पर है और उसके बाद सतपुरा रेंज है, सतपुरा और विंध्या रेंज है। ये बेसिकली माना जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया को डिवाइड करते हैं सतपुरा और विंध्या रेंजेस। तो यानी कि विंध्या से नीचे जो टेरिटरी कॉन्कर की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बारे में हमें पता चलता है ग्रीको रोमन सोर्सेस, जहां पर कि प्लूटार्च लिखता है कि सेंड्रोकोटिस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की बड़ी आर्मी के साथ पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि ये आर्मी वाला नंबर एग्जैजरेट हो सकता है, लेकिन प्लूटार्च ने चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी को बताया है कि वो 6 लाख जितनी बड़ी आर्मी थी। और जस्टिन ने भी डिस्क्राइब किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था पूरा इंडिया। हालांकि इंडिया से उनका क्या मतलब है, यानी कि इंडिया को वो किस तरीके से डिफाइन करते थे, कौन सा एरिया वो इंडिया के अंडर में उस समय मानते थे, ये हमें क्लियर नहीं है। लेकिन वो मानते थे कि पूरा इंडिया ऑलमोस्ट चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में आ गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि भद्रबाहु के साथ आने के लिए कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी अपने बेटे बिंदुसार के लिए छोड़ दी थी और बिंदुसार को राज्याभिषेक किया जाता है 298 बीसी में और 273 बीसी तक ये रूल करता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। और जैन ट्रेडिशन में ये मेंशन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे सिंहसेना यानी कि बिंदुसार के लिए अपना थ्रोन छोड़ दिया था। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि कौन थे? पतंजलि एक बहुत बड़े संत थे, एक बहुत बड़े ऑथर थे, जो कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो एम्पायर आता है वो होता है शुंगा एम्पायर। शुंगा एम्पायर का पहला रूलर पुष्यमित्र शुंग मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर का जनरल था और उसने उसको असैसिनेट कर दिया था, यानी कि मार दिया था और मौर्यन डायनेस्टी को उठाकर शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी थी। तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर एक बहुत बड़े ऑथर थे जिनका नाम था पतंजलि। तो पतंजलि ने महाभाष्य में भी लिखा है कि चंद्रगुप्त का सक्सेसर था अमित्र घाटा। अमित्र घाटा मतलब जिसका नाम हम आज बिंदुसार की तरह जानते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है पतंजलि ने अपने महाभाष्य में। और उसी नाम के अकॉर्डिंग ग्रीक टेक्स्ट में हमें अमिट्रोकैट्स और एलेट्रोकैट्स देखने को मिलता है बिंदुसार का नाम। आजीविका सेक्ट में एक बहुत ही प्रचलित स्टोरी है कि आजीविका सेक्ट के एक भविष्यवाणी करने वाले यानी कि भविष्य बताने वाले संत ने ये कहा था कि बिंदुसार का बेटा अशोक एक महान साम्राज्य की स्थापना करेगा और एक महान राजा बनेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि बिंदुसार जो था वो आजीविका सेक्ट के काफी नजदीक था। आजीविका सेक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरह ही बहुत ही पॉपुलर सेक्ट था 6th सेंचुरी बीसी से ही। और आजीविका सेक्ट को एस्टेब्लिश किया था मक्काली गौशाला ने। ये है मक्काली गौशाला। इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बिंदुसार के बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं वो देखते हैं ग्रीक सोर्सेस में, जहां पर कि वो मेंशन करते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता था बिंदुसार वेस्टर्न किंग्स से, जो कि वेस्टवर्ड्स उसके जो भी एम्पायर्स से उनसे अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता था। और स्ट्राबो, ये है स्ट्राबो, बहुत बड़े ग्रीक ऑथर थे जिन्होंने बताया कि एंटियोकस जो कि सीरिया का रूलर था, उसने अपना एम्बेसडर डामकस भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। जैसे मेगस्थनीज भेजा था सेलिकस निकेटर ने, उसी तरीके से सीरिया के रूलर एंटियोकस ने डामकस भेजा था अपना एक एम्बेसडर बिंदुसार के कोर्ट में। और ग्रीक सोर्सेज में ये भी मेंशन है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से ये रिक्वेस्ट किया था कि स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स, फिग्स क्या होते हैं? अंजीर, और एक सोफिस्ट। सोफिस्ट मतलब एक साधु जो कि प्रवचन देते थे, फिलॉसफी, दार्शनिक, एक दार्शनिक को उनके किंगडम में भेजा जाए। जिसका ग्रीक सोर्सेज में ये मेंशन है कि एंटियोकस ने रिप्लाई में अंजीर और वाइन तो भेज दिया था, लेकिन उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया कि ग्रीक लॉ में किसी भी सोफिस्ट को यानी कि दार्शनिक को बेचने की या खरीदने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए ग्रीक सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि बिंदुसार के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे अपने वेस्टवर्ड जो भी किंगडम से उनके साथ। तो 273 बीसी के आते आते बिंदुसार की डेथ हो जाती है और इसके बाद 4 साल तक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यदान के अकॉर्डिंग बिंदुसार जो था वो अपने बेटे सुषुमा को अगला राजा बनाना चाह रहा था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यदान में ये मेंशन है कि बिंदुसार अपने बेटे सुषुमा को अगला राजा बनाना चाह रहा था, लेकिन बिंदुसार के जो मिनिस्टर्स थे वो अशोक को ज्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि अशोक काबिल था राजा बनने के लिए। और श्रीलंका के 2 फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, दीपवंश और महावंश, जिसमें ये मेंशन है कि अशोका ने राजगद्दी हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था। और वो भाई कौन था इसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
हालांकि पीडीएफ में इसका नाम मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए कि उस भाई का क्या नाम था जिसको अशोका ने छोड़ दिया था। तो ये था लेक्चर नंबर 11 मौर्यन डायनेस्टी के पहले 2 राजाओं के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अशोक द ग्रेट के बारे में। अगेन इस लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यही मेरा यूजर नेम है। आप मुझे जाके इन पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस और हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग वीडियो नरेशन लाता रहूंगा। कीप वॉचिंग।